जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे और उससे पहले जो सेक्शन फार्मूला है हम उसको प्रूफ करेंगे और सेक्शन फार्मूला का कैसे यूज करते हैं, उसमें कौन कौन से टर्म यूज होंगे, उन सारी बातों को हम देखेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम जो बात स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेक्शन फॉर्मूला। क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं इसको? क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? देखो बहुत ध्यान से समझना। मान के चलो हमारे पास कोई दो पॉइंट हैं ए और बी। पहले सुन लो, लिखो मत साथ साथ में। ए बी दो पॉइंट है, एक लाइन पर ये है दोनों पॉइंट। ठीक है, एक कोई तीसरा पॉइंट है इनके बीच में P, और जो तीसरा पॉइंट है इन दोनों के बीच में है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि ये इसको और इसको किसी ना किसी तो रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस पूरी लाइन की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसने 4 को इसमें बांट दिया और 6 इधर बांट दिया, तो अगर इनका रेशियो निकालोगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये इन दोनों को? 2:3 में। बात पकड़ में आई? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो बीच वाला पॉइंट है ये इस पूरी लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। 2:3 में। अब ध्यान से देखना, जरूरी थोड़ी है कि 2:3 में ही डिवाइड करे, 4:3 में करेगा, 5:3 में करेगा। तो हम जब फॉर्मूले की बात करते हैं तो एक जनरल वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? एक जनरल वैल्यू। हम कह रहे हैं कि वो इसको m1 और m2 इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। a के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x1, y1, b के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x2, y2, और जो पॉइंट p है इस p के कोऑर्डिनेट हैं x, y। क्या है? x, y। तो क्या हुआ सेक्शन फॉर्मूले का मतलब कि पॉइंट p ए बी लाइन को m1 और m2 रेशियो में अगर डिवाइड करता है और a और b के कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए हैं, तो ये बताओ p के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए। तो p के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास आता है। क्या आता है? देखो p x, y, और इसका फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है फॉर्मूला। अब देखो ध्यान से सुनना। चलो ये सेक्शन फॉर्मूला है, इतनी बात क्लियर हुई। अब दो बातें हैं। पहली बात ये बताओ कि ऐसे याद कर लो, या दूसरी बात इसका प्रूफ करवाऊं? इसको प्रूफ करवाऊं मैं? ठीक है, प्रूफ पेपर में कभी नहीं आएगा, लेकिन जब तक मैं प्रूफ करूंगा तब तक तुम लोगों के दिमाग में इतनी बात तो घूमती रहेगी कि हम प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं, ये बात प्रूफ करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझने की करना कोशिश। पेपर में कभी नहीं आएगा कि इसको सिद्ध करके दिखाओ। फॉर्मूला एक बार देख लिया? नहीं देख लिया? अपनी अपनी किताबों में यही वाला पेज निकाल के रख लो। अब देखो, हाँ पेज नंबर 163 इंग्लिश वाली किताबों में है, हिंदी वाली अपना देख लेना। अब देखो हम इसको प्रूफ करते हैं, बहुत ध्यान से समझना भाई। सब कुछ छोड़ के एकदम इधर देखो बस, और कुछ नहीं करना। देखो मान के चलो ये हमारे पास कोई लाइन है, इस लाइन पर एक पॉइंट है ये A, एक पॉइंट है B। A के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x1, y1, और B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x2, y2, और यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास P, और P के कोऑर्डिनेट हैं x, y। इतनी बात समझ में आ गई? आगे सुनो, ध्यान से सुनते रहना। आगे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पॉइंट P है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m1:m2। मतलब यहाँ पर जो एक बात मैं लिखना चाह रहा हूँ कि PA अपॉन PB का जो रेशियो है वो m1 अपॉन m2 है। इतनी बात हमको पहले से मालूम है। कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं ना? अब देखना क्या करने वाले हैं। जो डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ किया था पहली क्लास में, दूरी सूत्र मैंने सिद्ध कराया था, उसी के जैसे बहुत सारी बातें यहाँ आने वाली हैं। ध्यान से सुनना। अगर ये x1 है तो जब मैं यहाँ से अगर इसको मिला दूंगा नीचे की ओर, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? x1 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। दूसरी बात,
अगर ये x है तो यहां से यहां तक कितना होना चाहिए, x होना चाहिए नहीं होना चाहिए भाई। x अक्ष पे इतना चले तभी तो ये वाला पॉइंट x बना है। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात अब सुनो ध्यान से, दूसरी बात ये कि ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक x, ये वाली डिस्टेंस x1, तो ये डिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहूंगा तो कितनी आएगी, x माइनस x1 आएगी नहीं आएगी, आएगी। फिर सुनो ध्यान से, अगर मैं इसको इससे मिला दूं, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूं और ये परपेंडिकुलर मान के चलो Q पॉइंट पर मिल रहा है, तो अगर ये वाली डिस्टेंस जितनी है उतनी ही तो डिस्टेंस ये भी होनी चाहिए, x माइनस x1 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं ना। अब सुनना ध्यान से, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y1। भाई ये x1 ये y1, तभी तो ये वाला पॉइंट x1 y1 बना। दूसरी बात सुनो, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, y2 नहीं, अभी हम सिर्फ पॉइंट P की बात कर रहे हैं। किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, P की। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सुनो ध्यान से, ये डिस्टेंस y1 पूरी डिस्टेंस y, तो ये जो बच गई बीच में ये कितनी होनी चाहिए, y माइनस y1 होनी चाहिए, y माइनस y1 डिस्टेंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब अगर ये इतनी y माइनस y1 है तो ये वाली जो बच रही है ये डिस्टेंस, ये भी हमारे पास कितनी होनी चाहिए, ये भी तो y माइनस y1 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे आगे सुनते रहो ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट से इसको मिला रहा हूँ। जब मैं इससे इसको मिला दूंगा तो देखना ध्यान से, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जानी है, x2 हो जाएगी नहीं हो जाएगी। भाई x2 वाला पॉइंट यहीं पर तो कट कर रहा होगा, तभी तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 आया है, ये x2 हो गई। ठीक है, अगर ये पूरी डिस्टेंस x2 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, तो ये वाली डिस्टेंस बता सकते हो क्या होनी चाहिए, x2 माइनस x होनी चाहिए, हाँ या ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुनो ध्यान से, कि ये वाली जो डिस्टेंस है हमारे पास ये होनी चाहिए x2 माइनस x। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये x2 माइनस x है और मैं यहाँ से एक ऐसे करके परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दूं और ये इसको मैं c मान लूं, तो ये वाली भी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, x2 माइनस x होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक किसी को। आप सुनो आगे, ये पूरा डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, y2 होनी चाहिए। अगर ये पूरी डिस्टेंस है y2 और इतनी डिस्टेंस है y, तो जो ऊपर वाली जो बच के दिख रही है इतनी डिस्टेंस, ये कितनी होनी चाहिए, ये डिस्टेंस होनी चाहिए y2 माइनस y। कोई प्रॉब्लम वाली बात। अगर ये y2 माइनस y है तो ये वाली भी डिस्टेंस हमारे पास कितनी होनी चाहिए, y2 माइनस y। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। सारे हमारे पास जितनी डिस्टेंस काम की हैं वो सब निकल गई। डायग्राम में कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब सुनो ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जो चैप्टर नंबर 6 में उसका सिखाया जाता है, लेकिन हमने अभी छठा चैप्टर तो पढ़ा नहीं है, तो सिर्फ उतनी बात सीख लो जो यहाँ यूज होने वाली है। देखो मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनो। अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल मान के चलो ABC, दूसरा ट्राइंगल है DEF, और इन दोनों ट्राइंगलों के अगर एंगल आपस में इक्वल हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपस में इक्वल, एंगल AD के बराबर है, एंगल B किसके बराबर है, E के, और C किसके बराबर है, F के, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों ट्राइंगल्स को पता क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, याद करो क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी जिसको सर्वांग समता कहते थे। तो जो वहां सर्वांग समता थी, यहाँ आकर के एक आगे वाला काम हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं सिमिलरिटी। जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है उसमें पूरे में सिमिलरिटी ही चलनी है। ठीक है, तो अभी सिर्फ ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालना, जो मैं समझा रहा हूं उतना समझ लो। अगर किन्हीं दो ट्राइंगल के सारे एंगल आपस में इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर कहलाते हैं। इतनी बात पकड़ में आई। और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उन ट्राइंगल्स की, जैसे अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो हम क्या कहते थे कि कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। याद है CP/CT लगाया करते थे, यही तो होता था। जो भी अगर दो ट्राइंगल किसी भी तरीके से कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए तो उनके एंगल्स, उनकी साइड, उनका एरिया, उनके एल्टीट्यूड, उनकी मीडियन, जितना भी कुछ सोच सकते हो सब आपस में बराबर हो जाता है। सिमिलरिटी में काम होता है अलग। सिमिलरिटी में काम क्या होता है, अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हुए तो इन ट्राइंगल्स की साइड का रेशियो AB/DE इक्वल
BC अपॉन EF और AC अपॉन DF, ये आपस में होता है इक्वल। आई बात पकड़ में नहीं आई? अगर दो ट्राइंगल्स के सभी एंगल आपस में सेम है तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर कहलाएंगे और सिमिलर ट्राइंगल की साइड का रेशियो इक्वल होता है। बात की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक बात अब सुनना, बाई चांस तीनों एंगल इक्वल नहीं हुए, बाई चांस, देखो सुनो बहुत ध्यान से, कतई इधर उधर मत सोचना, ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, तो बताओ क्या ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे नहीं होंगे? होंगे। अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो जाएं तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होता है। कैसे? देखो सुनना ध्यान से, मान के चलो ये एंगल 50 है और मान के चलो ये एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल बता सकते हो कितना होगा भाई? 50 और 60 110 और तीनों कोण 180, तो ये वाला कोण 70 डिग्री तो होना चाहिए। अब तुम कह रहे हो कि ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के इक्वल है, यानी ये भी 50 है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यानी ये भी 60 है, तो तीसरा एंगल कितना बचा? बात पकड़ में आई? या तो किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल सिमिलर हैं और या किसी ट्राइंगल के दो एंगल सिमिलर हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि तब भी सिमिलरिटी लग जाएगी। दो एंगल इक्वल तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाता है। कोई परेशानी वाली बात किसी को नहीं? इतनी सी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखना मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ट्राइंगल पकड़ो अपने। देखो मैं कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको साफ कर दूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? अब देखना, मैं फिर कह रहा हूं पेपर में कभी भी फॉर्मूला प्रूफ करने को नहीं आएगा, लेकिन फॉर्मूला प्रूफ करने से क्या होता है, बहुत सी छोटी छोटी बातें दिमाग में बैठ जाती हैं कि हाँ ये आया तो आया कहाँ से। समझ पा रहे हो भाई? सिंपल सा उदाहरण समझो, तुमने किताबों में पढ़ लिया कि दिल्ली देश की राजधानी है, तुम गए थोड़ी हो। एक आदमी जो दिल्ली गया है और वो पढ़ा नहीं है लेकिन वो दिल्ली जा चुका है, तो जानकारी किससे ज़्यादा होगी? जो गया है। और ये वही तरीका है कि तुम फॉर्मूला सीख रहे हो तो इसका मतलब है कौन कौन से तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हो, ये बेसिक तरीका है। अब सुनना ध्यान से, हम लोग दो ट्राइंगल पकड़ते हैं, कौन कौन सा? ट्राइंगल PAQ और ट्राइंगल नहीं देखो, PAQ और ट्राइंगल कौन सा पकड़ना पड़ेगा हमें? PA और PA की जगह BP और फिर आ जाएगा C। ऐसा ही क्यों लिखा? इस ट्राइंगल को तुम PCB नहीं लिख सकते, इस ट्राइंगल को तुम BPC नहीं लिख सकते। ये सब तरीके गलत हैं लिखने के, सिर्फ ऐसा ही लिख सकते हो और कोई तरीका नहीं। ऐसा लिखना होगा तो ये बदल जाएगा। समझ पा रहे हो तरीका? ऐसा लिखोगे, इनमें से कोई लिख सकते हो लिख लो, लेकिन ऐसा लिख दिया तो ये फिर ऐसा नहीं रहेगा, ये बदलेगा। और ये सारी चीजें मैं कब बताऊंगा? जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊंगा। अभी तुम इतना ही समझो कि हाँ इस तरीके से काम करना है। अब देखना इन दोनों ट्राइंगल में सीखो भाई, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल लाइन है, और अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और एक लाइन उनको ऐसे कट कर रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होता है और इस एंगल को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। बात पकड़ में आ रही होगी, कक्षा 9 में पढ़ी थी। अब देखना ध्यान से, ये एंगल किसके इक्वल हो गया? इसके, ठीक है? ये वाला एंगल इसके हो गया, तो दो एंगल तो आपस में बराबर हो गए। तो क्या ये तीसरा वाला एंगल बराबर नहीं होगा? हो जाएगा। तीनों एंगल बराबर हो गए, तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल PAQ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BPC के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इसकी साइड का रेशियो इक्वल होगा, मतलब PA अपॉन BP, AQ अपॉन PC और इक्वल टू PQ, कहाँ गया PQ अपॉन BC। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं? अब ध्यान से सुनना, PA अपॉन PB, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है? M1 अपॉन M2 रख लो, M1 ये रहा, M2 ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। AQ की वैल्यू डायग्राम से बताओ कितनी है? AQ की वैल्यू कितनी है? x माइनस x1, कोई परेशानी? PC की वैल्यू बताओ कितनी है? x2 माइनस x, कोई दिक्कत? फिर PQ आ गया, PQ की वैल्यू कितनी है? PQ की है वैल्यू y माइनस y1 और BC की वैल्यू कितनी है? y2 माइनस y1, y2 माइनस y। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं? अब सुनना,
हम करना क्या चाह रहे हैं ये बताओ, हम इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ही तो निकालना चाह रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला यही तो सिखाता है कि जो पॉइंट P है इस लाइन को कट कर रहा है उस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट हैं, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x, y। तो x निकालना हमारा काम है और y निकालना हमारा काम है। अब कैसे निकालेंगे सुनना, सबसे पहले इन दोनों को आपस में इक्वल कर लो, m1 अपॉन m2 और यहाँ x माइनस x1 और x2 माइनस x। बात क्लियर हो गई। आपस में इनकी इधर से उधर मल्टीप्लाई करो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो m1x2 माइनस m1x हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा m2x और माइनस के m2x1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको उधर ले जाओ और इसको इस वाले को इधर ले आओ, तो ये इधर माइनस में इधर आएगा तो देखो ये तो पहले से ही यहाँ था, m1x2 तो पहले से ही था, m2x1 इधर और आ गया, m2x यहाँ पहले से ही था, ये वाला उठ करके उधर चला जाएगा तो m1x ये हो जाएगा। क्या इन दोनों जगह से x कॉमन आ जा रहा है और यहाँ से m1 m2 बचेगा, और यहाँ हमारे पास कितना है m1x2 और m2x1, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाली चीज़ इसके डिवाइड में ही तो आएगी, मतलब m1x2 प्लस m2x1 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्या निकल करके आया, x। पॉइंट P का एक कोऑर्डिनेट निकल गया। अब दूसरा कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना। दूसरा कोऑर्डिनेट जब भी हमें निकालना है तो ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अब इन दोनों को आपस में इक्वल कर लो, और जब इन दोनों को नहीं, इन दोनों को फर्स्ट को और थर्ड को इक्वल करो। पहले फर्स्ट सेकंड कर दिया, अब फर्स्ट को थर्ड को इक्वल करो तो भाई m1 अपॉन m2 और बाई माइनस बाई 1 और ये रहा बाई 2 माइनस बाई। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, m1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो m1 बाई 2 माइनस m1 बाई, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 बाई माइनस m2 बाई 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें क्या करना है, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, m1 बाई 2 और प्लस m2 बाई 1, m2 बाई पहले से था और m1 बाई पहुंच जाएगा। अब यहाँ से बाई कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, और यहाँ से कितना हो जाएगा m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1। यहाँ से बाई कॉमन ले लो, बाई की वैल्यू निकालोगे तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और ये क्या निकल करके आया भाई, बाई निकल करके आया। पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट ये रहा, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट ये रहा। तो जो पॉइंट हमारा P है, इस P के कोऑर्डिनेट क्या निकल करके आए बताओ तो एक बार। पॉइंट P को ऐसे भी तो लिख सकते हो, x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। बात क्लियर। और y की जगह मैं क्या लिखूंगा, m1। देखो याद करने का भी तरीका साथ साथ में बताते चल रहा हूँ। पहले लिखो 1, m1 लिख लिया, m1 के साथ 2 वाला आ जाएगा। बाई कोऑर्डिनेट लिख रहे हो तो बाई में चलेगा, x वाला लिख रहे हो तो x में। बाई कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं ना, m1 लिखो फिर बाई 2, फिर m2 लिखो फिर बाई 1, और अपॉन में m1 प्लस m2। और यही हमारा क्या है, मेन काम आज का, यही तो फॉर्मूला है। जो पॉइंट P है वो इस पूरी लाइन को किस रेशियो में, यानी किस कोऑर्डिनेट में जो काट रहा है, m1 m2 रेशियो में अगर डिवाइड करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आने वाले हैं, इतने आने वाले हैं। थोड़ा बहुत भी समझ में आया क्या, आया? जिसने मन से समझा होगा, सुना होगा, उसको तो पूरा समझ आया। मैं बार बार कह रहा हूँ पेपर में नहीं आता है, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें हैं ना जो तुम्हारा दिमाग औरों से तेज चलाना शुरू करती हैं। तभी तो मात खाते हो कि रूट नहीं जोड़ना आता है। ये नहीं, आज तक यही काम किया है ना कि बता दिया किसी ने बस 2 + 2 4 होते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कैसे होते हैं। बता दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, ये नहीं बताया क्यों होता है। उसने बताया, तुम्हें सुनने में अच्छा लगा, तुमने कहा याद कर लो, बात खत्म। लेकिन जब तक इसके पीछे का क्यों नहीं जानने की कोशिश करोगे तब तक मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है। गणित को तेज करने का 2 ही तरीके हैं, एक तो ये वाई और एक होता है हाउ। क्यों हुआ और कैसे हुआ। जब तक क्यों और कैसे की पीछे की वजह नहीं जानोगे तब तक चीज़ें रटने वाली रहेंगी। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, रट के नहीं काम कर सकते। अभी तो 10th में हो, छोटी क्लास है, जैसे तैसे हो जाएगा काम, लेकिन आगे बड़ी समस्याएं आने वाली हैं, समझ रहे हो। और मैं जानता हूँ कि हर एक, जितने तुम लोग बैठे हो, सबके समझ में ये बातें नहीं है। सोच रहे हो कि पता नहीं आज कितनी भारी चीज़ चल रही है, लेकिन कुछ बड़ा था इसमें,
एक एक बात मैंने समझाने की कोशिश करी, लिख लो। कोई ऐसा पॉइंट जो समझ नहीं आया समझ लो। और ये फॉर्मूला अब सुनो, तुम्हारे काम की बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के ऊपर बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्की बात है। फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। ये समझ में नहीं आया चल भी जाएगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं याद होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो जल्दी जल्दी लिखो। देखो अभी तक क्या था कि जो पॉइंट P है वो कोई ऐसा पॉइंट है जो इसको अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मैं अगर ये कह दूं क्या कि इफ मैं कहूं इफ पॉइंट P इज मिड पॉइंट, कि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक होगी उतनी डिस्टेंस यहां से यहां तक होगी, नहीं होगी। मतलब M1 और M2 आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अगर मिड पॉइंट होगा तो M1 और M2 आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर M1 और M2 आपस में इक्वल हुए तो देखो क्या होना है, M1 और M2 की जगह यहाँ रखोगे M1, यहाँ रखोगे M2, और इससे ये आपस में इक्वल है तो ये भी M1 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1:1 ही तो आएगा। मतलब जहां पर M1 है वहां 1 रख दो, जहां M2 है वहां 1 रख दो, पहला तरीका। या दूसरा तरीका, जहां M1 है वहां M2 रख दो, जहां M2 है वहां M1 रख दो, कुछ भी कर लो। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। चूंकि हमारे पास जो P है वो क्या निकल करके आया है, P की वैल्यू आई M1x2 और प्लस M2x1 और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। बात क्लियर है। M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। अगर ये मिड पॉइंट होगा तो मतलब M1 और M2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए या इनका रेशियो 1:1 होना चाहिए, होना चाहिए नहीं। तो मैं M1 और M2 की जगह 1 और 1 रख दूं, रखो भाई। देखो P की वैल्यू तो हमारे पास कितनी हो जानी है, यहाँ 1 रखोगे तो खाली x2 बचेगा, यहाँ 1 रखोगे तो x1 बचेगा, यहाँ 1 और 1 रखोगे तो नीचे 2 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ 1 रखोगे तो सिर्फ बाई 2 बचेगा, यहाँ 1 रखोगे 1 और इसकी मल्टीप्लाई तो हो रही है तो सीधे सीधे हमारे पास वही वैल्यू बचेगी, और नीचे हमारे पास 1 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये एक नया फॉर्मूला निकल करके आया और इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये है सेक्शन फॉर्मूला, और ये जो निकल करके आया है इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला हिंदी में इसको बोलते हैं मध्य बिंदु सूत्र बोलते हैं। यानी अगर क्वेश्चन कभी कहेगा कि इन दोनों का जो रेशियो है वो सेम है, तब फिर इस तरीके से जाओगे। सेम रेशियो कहेगा तो इस तरीके से काम करना है, अलग अलग रेशियो कहेगा तो इस तरीके से काम करना है। बात पकड़ में आई। और इस पूरी एक्सरसाइज में यही 2 फॉर्मूले काम आने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लिख लो इसे आराम से। सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल करके आया था, Px, y इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1/2 M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। यही तो सेक्शन फॉर्मूला निकला। अब हम बात स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो भाई क्या कहना चाह रहा है, इसके सारे के सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं भाई। इस एक्सरसाइज में जितने भी एग्जाम्पल हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, इस बात को याद रखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करते हैं, सुनना ध्यान से। कहना चाह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो। 2 बातें हमको दी हैं। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, सुनो ध्यान से। इस तरीके से 2 पॉइंट आपस में हैं A और B। A की वैल्यू हमें दी है, पहला पॉइंट है -1,7 और दूसरा पॉइंट है 4,-3, और एक पॉइंट है बीच में P। जो P है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। तो हमें P के कोऑर्डिनेट बता देने। सेम काम है, बिल्कुल नहीं है, बस खाली x1, y1, m1 और m2 की वैल्यू ही तो इसने दी हुई है, रख देनी है हमें वैल्यू। पेपर में डायग्राम बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर है। तो देखो हाँ, अब P के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं x, y। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिखा हुआ है पेपर में, पहले तो फॉर्मूला लिखोगे फिर आगे काम स्टार्ट करोगे। मैं तो बार बार लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। क्या करना है हमें, M1x2, ये रहा M1
और ये रहा x2। x1 x2 पकड़ में आते हैं नहीं आते हैं? देखो ध्यान से, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार और आज ही लिख रहा हूँ, फिर सीख लेना अपने आप। ये वाला पॉइंट होता है x1 और ये वाला पॉइंट होता है y1, ये वाला पॉइंट होता है x2 और ये वाला पॉइंट होता है y2। इसको बोलते हैं m1 और इसको बोलते हैं m2। बात पकड़ में आ गई? अब सारे के सारे डिजिट तुम्हारे सामने है, वैल्यू उठा करके रख देनी है। तो m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है 4, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3 और x1 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन m1 प्लस m2। यही तो होगा, कॉमा लगाओ बीच में। m1/2, m1 की वैल्यू कितनी है 2 और y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3 प्लस m2, m2 है 3 और m2/1, y1 की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में m1 प्लस m2। बात क्लियर है? सॉल्व कर लो। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 4 दूनी 8 -3 अपॉन 5 और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूनी -6 और 7 तियाँ 21 और 3 और 2 5। बात क्लियर है? 8 में से 3 चले गए 5/5 और 21 और 6 यहाँ बच जाएगा 15/5। तो 5 से 5 को डिवाइड करोगे 1 और इससे डिवाइड करोगे 3। तो जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट कितने निकल करके आए, 1,3 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात पकड़ में आई नहीं? तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर यहीं पर ये कह देता कि P मिड पॉइंट है तो क्या करते हैं हम, m1 और m2 की वैल्यू को आपस में बराबर कर देते, n की जगह 1 और 1 रख देते। जब भी मिड पॉइंट कहेगा तो m1 को 1 मान लेना, m2 को 1 मान लेना, काम हो जाएगा। बात पकड़ में आ रही है? समझ में आया क्वेश्चन? फॉर्मूला समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? लिख लो। आज हमने सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर बात करी। सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मैंने बताया। आगे के क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, जो नहीं होगा वो मैं बताऊंगा। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।